ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपन लोग यूनिट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 8 अपन ने स्टार्ट करी थी और हमने बहुत सारी बातें करी थी मनी मार्केट, मनी सप्लाई और कुछ उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड थ्योरीज के बारे में। ओके, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे के टॉपिक अपने को आज करने हैं। तो भाई सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मनी होता क्या है, पैसा होता क्या है। 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, है ना, क्या थे? ओके, इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, मेजरेबल है 3, क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ओके और अलग से क्या देखे थे अपन ने और कैरेक्टरिस्टिक की भाई एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए और एफर्टलेसली। एक सेकेंड, और बोलो आगे। ओके और तो भाई बेसिकली हमने यही सारी चीजें देखी थी कि अगर कोई भी मनी, किसी भी चीज को अगर आप मनी कहते हैं तो मनी होने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना बेसिकली इंपॉर्टेंट है। जहां हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा था स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये 3 चीजें जब साथ में मिलकर आती है तो मनी की वैल्यू होती है, इसीलिए उसे मनी कहा जाता है। देखो यार, उसके बाद हमने क्या देखा था कि फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? वेरी वेरी इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट अपन ने समझा था। क्या होता है फिएट मनी? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या होने लगा? मनी के रूप में किसको एक्सेप्ट करने लग गए? हाँ हाँ, और उसके पीछे किसी सिल्वर या गोल्ड का बैकअप होना भी जरूरी नहीं है। तो भाई सबसे पहले दुनिया में क्या होने लगा था कि भाई कोई भी चीज आपको चाहिए, आप उसके बदले में क्या दे दो? गोल्ड और सिल्वर दे दो। लेकिन गोल्ड सिल्वर को कैरी करना बड़ा मुश्किल था, तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया कि आप गोल्ड सिल्वर को बैंक में जमा करा दो, बेसिकली कहीं जमा करा दो, और उसके अगेंस्ट जो आपको करेंसी इशू करी जाती है उससे आप सेल और परचेज कर सकते हो। लेकिन फिर करेंसी को इस बैकअप गोल्ड और सिल्वर से भी क्या कर दिया गया? डीलिंक कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और इजीली खाली आप लोग करेंसी के बलबूते ही क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। दैट इज द फिएट मनी, कि भाई जिसको किसी भी बैकअप की नीड नहीं है। ओके, उसके बाद अपन ने देखा कल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखी थी वो थी आपकी द डिमांड फॉर मनी की बहुत सारी थ्योरीज कल अपन ने देखी थी। पहली बात तो बताओ, डिमांड फॉर मनी क्या होता है? हाँ, द मनी विच पीपल वांट्स टू होल्ड। ओके, किसी भी पर्पस के लिए, या तो किसी पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए या फिर किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए जब वो होल्ड करता है, दैट इज अ डिमांड फॉर मनी। उसमें हमने देखा था बेटा द क्यूटीएम थ्योरी, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। किसने दी थी ये थ्योरी? हाँ, जोर से बोलो यार। फिशर ने। ओके, सो फिशर ने ये थ्योरी दी थी, येल यूनिवर्सिटी के ये थे। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी नाम से एक बुक इन्होंने पब्लिश करी थी 1911 के अंदर। इसमें इन्होंने क्या बोला था, मुझे खाली इसका शॉर्ट बता दो, दैट्स इट। हाँ, अच्छा, इन्होंने बोला था mv इज इक्वल टू पीटी, पर इन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था इस चीज के अंदर? हाँ, क्या बोला था फिशर ने? फिशर बोलना क्या चाह रहा था? ये देखो, ये रहा ना क्यूटीएम। फिशर बोलना क्या चाह रहा था कि जैसे जैसे मनी इन सर्कुलेशन बढ़ गया, अगर मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो बेसिकली डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। और उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, mv इज इक्वल टू पीटी। mv का मतलब क्या था इसके अंदर? हाँ, पहले पीटी का मतलब बताओ, पी क्या था? हाँ, एवरेज प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, उसको इनटू कर दिया था किससे? चलो मैं तुमको याद दिलाती हूँ भाई, अपन ने लिया था कि जब आपकी सुई से लेके प्लेन तक जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज देश में बन रही है, उसका एवरेज प्राइस आया था अपने पास 100 रुपए, जिसको आपने बोला था पी। ओके, उसको आपने इंटू किया था 10,000 से। 10,000 अपन ने क्या लिया था कि यार एक साल में देश में एग्जैक्टली कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो भाई एवरेज प्राइस इंटू टोटल ट्रांजेक्शन ही क्या है हमारे पास? डिमांड फॉर मनी है। उतना ही पैसा लोगों को क्या है, जरूरत है। उसको इक्वल टू एलएचएस में अपने पास क्या था? एमवी। एमवी अपन ने क्या देखा था बेटा? याद करो जल्दी जल्दी। हाँ, एम का मतलब क्या था? मनी इन
सर्कुलेशन, जितना पैसा घूम रहा है। अपन ने देखा था ना कि यार ए ने बी के साथ 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, बी ने सी ने डी से, लेकिन घूम तो वो एक ही नोट रहा है ना 100 रुपए का। तो भाई हम लोग जितना पैसा सर्कुलेशन में है 100 इंटू किससे करेंगे, जितनी बार उसकी वेलोसिटी, वी क्या थी, वेलोसिटी, जितनी बार वो सर्कुलेट बेसिकली हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, उससे आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये mv वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्रिएट हो जाएगा। सो mv इज इक्वल टू पीटी। वापस से बताओ क्यूटीएम के अंदर क्या बोला फिशर ने कि भाई mv इज इक्वल टू पीटी, तो ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, बात क्या बोली, जैसे जैसे मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी बढ़ता जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं ये, चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइसेस और चेंजेस इन द वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। इनके कहने का बहुत सीधा सा मतलब था यार कि ना ये जो इन्फ्लेशन है ना या प्राइसेस का बढ़ना है ये डिटरमाइन कौन कर रहा है, कौन डिटरमाइन कर रहा है, मनी इन सर्कुलेशन डिटरमाइन कर रहा है। क्योंकि फिशर साहब कहते हैं कि जैसे जैसे मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या बढ़ेगी, जनरल प्राइसेस बढ़ेगी। तो क्या बोलते हैं ये कि जो जनरल प्राइसेस है, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस है, इसका जो डिटरमिनेंट है कि ये कब बढ़ेगी, सबसे पहले इसको कौन डिटरमाइन करता है, चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। जो मनी सर्कुलेशन में है यही डिटरमाइन करता है कि कितना जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस बढ़ेगा या कम होगा। ये बेसिकली mv इज इक्वल टू पीटी से कहना चाह रहे थे। याद आ गया सारा का सारा वापस से। चलो उसके बाद हमने कल आई थिंक हाँ कर लिया था, किधर गया यार ये रहा, ओके। तो एक और थ्योरी अपन ने करी थी, द कैम्ब्रिज थ्योरी, जिसमें हमने नाम पढ़ा था किसका, और भी बहुत सारे लोगों का पढ़ा था वैसे तो, लेकिन मेजरली इन्हीं का पढ़ा था। उसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच ये लेकर आए थे, जहां इन्होंने एक इक्वेशन दी थी। पहले तो इक्वेशन बता दो क्या थी, md इज इक्वल टू k इंटू py। py क्या था बेटा, इन्होंने क्या बोला इस अप्रोच में, इन्होंने क्या बोला बताओ, एमडी क्या है, डिमांड फॉर मनी। देश में कितनी डिमांड फॉर मनी है, जितनी नॉमिनल इनकम है देश के अंदर, जितनी भी नॉमिनल इनकम है उसको इनटू कर दो उस प्रोपोर्शन से जितना लोग हाथ में रखना या होल्ड करना चाहते हैं, उससे क्या निकल कर आ जाएगा, डिमांड फॉर मनी। सो पीवाई क्या था, नॉमिनल इनकम। और आपने नॉमिनल इनकम कैलकुलेट कैसे करी थी, पी इंटू वाई से। पी क्या था रे, क्या था देखो इसमें, हाँ क्वांटिटी टर्म्स में, याद है ना, ये मैंने बताया था क्वांटिटी टर्म्स में। सो भाई एवरेज प्राइस लेवल क्वांटिटी टर्म्स, सॉरी नेशनल इनकम किसमें थी, क्वांटिटी टर्म्स में, और जनरल प्राइस लेवल आपके मनी टर्म्स के अंदर। जब आप इन दोनों को इनटू कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, नॉमिनल इनकम। नॉमिनल से रिलेटेड एक बात मैंने तुम्हें और बताई थी, हाँ वेरी गुड। तो भाई नॉमिनल वर्ड कब यूज किया जाता है, जब आप किसी ना किसी करंट चीज की बात कर रहे होते हो। तो यहाँ पर देखो करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल लिया गया है, उसको इनटू कर दिया गया है किससे, रियल नेशनल इनकम से क्वांटिटी टर्म्स में। तो आपके पास क्या आ जाएगी, नॉमिनल इनकम, और इसको इनटू करेंगे हम के से, और के क्या था रे, हाँ प्रपोर्शन, जो कि लोग हाथ में रखना चाहते हैं पैसा या होल्ड करना चाहते हैं, उससे आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, डिमांड फॉर मनी निकल कर आ जाएगी। एक लास्ट बात मुझे और याद दिला दो, इस अप्रोच के अंदर ना दो बातों पर उन्होंने मेजर फोकस दिलवाया था। हाँ क्या थी वो, उन्होंने बोला मनी की यूटिलिटी दो कारणों से बढ़ती है। कितने कारणों से बढ़ती है, दो कारणों से। पहला कारण क्या था, पहला कारण क्या था, दो कारणों से बढ़ती है मनी की यूटिलिटी। पहला कारण क्या था, मनी क्या अलाउ कर रहा है, यस परचेज एंड हेज, तो छोड़ पहले पहला बता, हाँ सेल एंड परचेज एट, भाई क्या बोल रहे हो, हाँ साइमल्टेनियसली, हाँ साइमल्टेनियसली, इसी की तो नीड खत्म करिए। मनी बेसिकली क्या करता है, आपको सेल और परचेज दो अलग अलग टाइम पर करने की इजाजत देता है। आपको साइमल्टेनियस सेल और परचेज करने की जरूरत नहीं है, एक हाथ से चीजें लो एक हाथ से चीजें दो, ये करने की नीड नहीं है। आप एक बार परचेज का ट्रांजेक्शन आज करके 10 दिन बाद भी सेल का ट्रांजेक्शन कर सकते हो उस मनी का यूज करके। सो ये जो स्प्लिट अप ऑफ सेल एंड परचेज है ना, इसकी ताकत किसके पास है, मनी के पास है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, जो भी फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटीज है उसके लिए एक क्या है,
रक्षक है, हेज है मेरे पास, जिसका नाम क्या है, मनी। इसीलिए मनी की यूटिलिटी इतनी ज्यादा होती है। करंट टाइम में तो आपको परचेज और सेल अलग अलग टाइम पे करने की इजाजत देता है, और फ्यूचर के लिए आपका रक्षक है, आपका हेज है। आगे कोई दिक्कत हो जाती है तो आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है बेटा, स्टोर ऑफ वैल्यू करता है। बेसिकली इसकी वैल्यू कभी भी जाती नहीं है, इसके अंदर ही स्टोर्ड रहती है। इसीलिए ये क्या है बेटा, आपके लिए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी है। ये बातें आपने अभी तक पढ़ी है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे। देखो, डोंट वरी, ये जितना भी ये लिखा हुआ है ना, सब लिखोगे आप। देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, किधर गए? आज हमें करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसका नाम है द किन्सन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। अल्टीमेटली ये भाई साहब भी क्या बताएंगे, डिमांड फॉर मनी कैसे निकलता है। देखो, हर ऑथर की, हर इकोनॉमिस्ट की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बातें हैं, पर बात वो एक ही कर रहे हैं। किस चीज की डिमांड है? हाँ, डिमांड फॉर मनी की थ्योरी इस बार दे कौन रहा है? कीन्स। ओके, देखो, कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये थोड़ा आपका एमसीक्यू पेपर है, इसलिए आपको ये बात यहाँ हाईलाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि कीन्स थ्योरी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोला जाता है। Liquidity preference, a term that was coined by John Maynard Keynes in his masterpiece, The General Theory of Employment, Interest and Money. सेकेंड हाईलाइटिंग पॉइंट क्या आ गया, इसकी बुक जो इसने लिखी थी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इन 1936। ओके, उसके बाद denotes people desire to hold money rather than securities or long term interest bearing investment। इन्होंने बताया कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए की कमाई है, उसमें से 70 का खर्चा हो गया है, जो 30 रुपए बेसिकली बचे हैं, बेसिकली लोग उसको अपने हाथ में होल्ड करना चाहते हैं या फिर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज की थ्योरी इन्होंने यहां पर दी हुई है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव। कोई भी आदमी अपने हाथ में 3 चीजों के लिए पैसा बचाकर रखता है। पहला मोटिव क्या है, बोलो क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा? अब एक बात तुम्हें मैं बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या बताना चाह रही हूँ कि भाई, एक मिनट, ट्रांजैक्शंस मोटिव अलग से पढ़ना है, प्रिकॉशनरी पढ़ना है, स्पेकुलेटिव पढ़ना है, पर यहाँ पर भी एमसीक्यू है, उससे पहले भी एमसीक्यू बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, कि कीन्स थ्योरी के हिसाब से लोग कितने तरह से मनी होल्ड किस रीजन से मनी होल्ड करना चाहते हैं। वो 3 रीजन क्या है? आपको हो सकता है कि एक प्रिकॉशनरी हटाकर कोई और वो यहाँ पर डाल दे और वो ऑड वन आउट हो, है ना, या फिर आंसर आए नन ऑफ द अबव, या फिर आए ऑल ऑफ द अबव। 3 ऑप्शन दे दे और डी ऑप्शन क्या देंगे? ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कीन्स थ्योरी के अंदर ये 3 चीजों की बातें करी गई है। ऐसा नहीं है कि खाली ट्रांजैक्शन मोटिव समझ लो बहुत हो गया, आपको छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए कि यार ये तीनों पॉइंट्स किसके अंदर आते हैं? कीन्स थ्योरी के अंदर आते हैं, है ना, इस बात का भी पता होना चाहिए। चलो, सबसे पहला, सबसे आसान, ट्रांजैक्शन मोटिव। देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात बताती हूँ। कीन्स कहते हैं कि लोग अपने हाथ में पैसा रखते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि सबसे पहला मकसद है उनका ट्रांजैक्शंस करना। उनको पर्सनल पर्पस के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो उतना उनको होल्ड करके रखना जरूरी है। दैट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव। कोई दिक्कत है क्या इस बात के अंदर? ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, जो इसने सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग कैश रिलेट्स टू द नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शन, फॉर पर्सनल या फिर बिजनेस एक्सचेंज। आप समझते जाओ, जो मैंने बोला उसको इससे लिंक करते जाओ। क्या बोला ये कि भाई कैश की जरूरत क्यों है? क्योंकि या तो पर्सनल या तो बिजनेस पर्पस के लिए कोई करंट ट्रांजैक्शन करने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। The transaction motive is further classified into income motive and business motive, both of which stressed on the requirement of individual and business respectively to bridge the time gap between the receipt of income and planned expenditure। देखो, एक बात बताती हूँ, इसने यहाँ पे क्या बोला। ये कहता है कि चाहे कोई इनकम मोटिव हो या बिजनेस मोटिव हो, चाहे कोई भी मोटिव हो, ओके, किसी भी मोटिव में ना प्लान्ड एक्सपेंडिचर, खर्चा करने का समय, और मेरा जो इनकम आ रही है उसका समय हमेशा क्या होता है? अलग अलग होता है। आज तुमको पैसा मिल रहा है, जरूरी है क्या यार मुझे आज ही खर्चा करने की जरूरत पड़े? मुझे कल भी तो पड़ सकती है। ओके, तो भाई जो आपका रिसीट और एक्सपेंडिचर का समय क्या है? अलग अलग है, और ये अलग अलग समय के
जो ये ब्रिज है इसको गैप करने के लिए, खत्म करने के लिए ही क्या यूज किया जाता है, कैश यूज किया जाता है, मनी यूज किया जाता है। तो ये बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस के ट्रांजेक्शन्स करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, और यही वो उनका डिमांड फॉर मनी बन जाता है। कौन से मोटिव के लिए, ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। कौन से मोटिव के लिए, ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। ओके, अब बहुत सिंपल इक्वेशन है, कुछ है ही नहीं इस इक्वेशन में। द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। ये मुझे बताने की बिल्कुल भी तुम्हें नीड नहीं है कि जिस आदमी की जितनी ज्यादा इनकम होगी, जितना ज्यादा लेवल ऑफ इनकम होगा, उसका उतना ही ज्यादा डिमांड फॉर मनी बढ़ता जाएगा। देखो यार, 1 लाख सैलरी कमाने वाला महीने का और 10 लाख सैलरी कमाने वाला महीने का सेम तरह का खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। वो हमेशा उनका खर्चा भी उसके हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। ओके, अपन बोलते हैं ना यार, शहरों में अपन ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, अरे ज्यादा कमा रहे हैं तो क्या हुआ, वहां खर्चा भी तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ही लग रहा है। तो लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग क्या लगता है, खर्चा लगता है, और इसीलिए यहाँ पर डिमांड फॉर मनी भी चेंज होता जाता है। द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। वापस से उसी बात को बोला गया है, इक्वेशन के द्वारा कैसे बोलेंगे, एल आर इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। देखो एल आर क्या है, एल आर का मतलब है वही सिंपल सा, क्या आएगा, डिमांड फॉर, कौन सी पर्पस के लिए, हाँ, तो इज द ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी। और के वाई क्या है, के इज द रेशियो ऑफ अर्निंग विच इज केप्ट फॉर ट्रांजैक्शन एंड वाई इज द अर्निंग। वाई मेरी टोटल अर्निंग है 100 रुपए की, और के वही प्रोपोर्शन कि इसका कितना परसेंटेज मुझे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रखना है। क्या निकल कर आ जाएगा, आपका डिमांड फॉर मनी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। के का मतलब वही है जो आपके पीछे प्रोपोर्शन, जो उसको होल्ड करके रखना है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, और वाई क्या है, उसकी टोटल अर्निंग। ओके, सो y इज द अर्निंग, k इज द रेशियो ऑफ अर्निंग, जो उसको होल्ड करके रखना है। तो निकल कर क्या आएगा, एल आर। एल आर क्या होता है, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद अगला उससे भी सिंपल है, प्रिकॉशनरी मोटिव। हाँ, अभी अपन ने पढ़ा ना, अभी आपने पिछले वाली थ्योरी में क्या पढ़ा कि मनी की 2 तरह से यूटिलिटी होती है ना। पहली यूटिलिटी कि सेल और परचेज अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, मतलब एक तरह से ना ट्रांजैक्शन मोटिव की बात हो रही थी वो, है ना, जो आपको जरूरत पड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए, सेल परचेज। दूसरा उसने क्या बात करी, अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रिकॉशनरी मोटिव। जरूरी नहीं है खाली खर्चा करने के लिए पैसा हाथ में रखा जाए, कभी कभी प्रिकॉशनरी मोटिव से भी, हेजिंग के मोटिव से भी पैसा रखा जाता है। और रखते ही है ना यार अपन, फ्यूचर में कोई दिक्कत आ गई, कोई इमरजेंसी हो गई, उसके लिए पैसा क्या करके रखते हैं, हाथ में सेव करके रखते हैं कि यार सारा पैसा बैंक में नहीं डाल सकते, सारा पैसा इधर उधर नहीं लगा सकते हैं, बेसिकली अपने हाथ में अपने पास लिक्विड भी कुछ होना चाहिए, या बैंक्स में भी कुछ होना चाहिए। मतलब अपन ब्लॉक नहीं कर सकते हैं सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि भाई कोई शेयर ले लिया, सिक्योरिटीज ले ली, बॉन्ड्स ले लिए, आपका पैसा क्या हो गया वहां पर, एक बार तो ब्लॉक हो गया ना, एक बार तो ब्लॉक हो गया डेफिनेटली। तो भाई लिक्विड हमको पैसा चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव भी होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनी अनफोर्सीन एंड अनप्रिडिक्टेबल कंटिंजेंसीज इन्वॉल्विंग मनी पेमेंट ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ। Individuals as well as business keep a portion of their income to finance such unanticipated expenditure। वो घटनाएं जो मुझे पता ही नहीं कि घट भी सकती है या फिर नहीं, उनके लिए जो पैसा मैं संभाल कर रखती हूँ, जो पोर्शन, उसको क्या बोला जाता है, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखा गया पैसा। द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड अंडर द प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इनकम, prevailing economic as well as political condition and personal characteristic of individuals such as optimism, pessimism, far-sightedness etc। देखो ये लाइन में समझाती हूँ तुम्हें, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ना एक आदमी अपने फ्यूचर के लिए कितना पैसा हाथ में रखता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो वो कॉमन फैक्टर है, हाँ क्या है, लेवल ऑफ इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही ज्यादा मैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा हाथ में रखूंगी, क्योंकि मेरी ताकत है यार, मैं रख सकती हूँ। ओके, दूसरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। देखो अगर किसी देश में ना पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, बहुत स्टेबल है, तो आदमी को ना हाथ में ज्यादा पैसा रखने की नीड, हाँ, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसके लिए मुझे इमरजेंसी में अति में क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। तो डिमांड फॉर मनी क्या होता जाएगा, हाँ। इन द सेम वे देखो, कोई आदमी ऑप्टिमिस्ट है या पेसिमिस्ट है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, सकारात्मक जो पर्सन है, ओके, और एक आदमी है जो, ऐसा तो अपन घर में भी देखते हैं, एक है जो बोलता रहता है नहीं यार कुछ नहीं होगा, भगवान अपने साथ है, तो टेंशन मत ले, सब क्या होगा, बढ़िया ही बढ़िया होगा। और दूसरा आदमी बोलता है पागल वागल है क्या, कुछ नहीं है, पक्का गलत ही होगा।
मेरे को तो दिख ही रहा है भाई, गलती होता है अपने साथ कब अच्छा होता है? हाँ, अपने साथ अच्छा हो सकता है कि अपनी किस्मत थोड़ी इतनी अच्छी कि अपने साथ अच्छा होगा। तो एक आदमी ये बात कहता रहता है। अब तुम एक बात बताओ, अगर किसी को अपने पास सेविंग्स करके रखनी हो तो वो ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा करेगा कि पेसिमिस्टिक ज्यादा करेगा? हाँ, पागल है क्या? 100 में से 90 रुपए तू इन्वेस्ट कर देगा, खाली 10 रुपए हाथ में रखेगा, कैसे चलेगा यार काम? अपने साथ तो पक्का कल होगा ही होगा बुरा। ये जो इतने लॉसेस हो रहे हैं सबसे ज्यादा किसको बियर करने पड़ेंगे? अपने कोई। और एक सकारात्मक आदमी बोल रहा कुछ नहीं होगा भाई, सब बढ़िया होगा, तू 90 की जगह 95 में क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। डिमांड फॉर मनी चेंज हुई कि नहीं हुई? नेचर के कारण डिमांड फॉर मनी क्या हो गई? चेंज हो गई, बदल गई। इसीलिए बोल रहे कि इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट में क्या बोला इन्होंने? फार साइटेडनेस, जो आदमी जितना ज्यादा दूर का सोचता है वो उसके हिसाब से उसका डिमांड फॉर मनी भी चेंज होता जाता है। कुछ लोग होते हैं यार खाओ पियो मजे करो, क्या दिमाग लगाना है आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है, इतनी सोच है उनकी, फार साइटेडनेस नहीं है, तो उनके पास डिमांड फॉर मनी भी क्या होगा? कम होगा। और जो आदमी दूर की सोचता है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा तो छोड़ मेरे बच्चों का क्या होगा, उसकी भी छोड़ उसके बच्चों का क्या होगा, तो वो डेफिनेटली डिमांड फॉर मनी भी उसकी क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो इन बहुत बेसिक फैक्टर्स दे रखे हैं जिस पर प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड करता है कि कितना डिमांड फॉर मनी इसके लिए रखा जाएगा। Keynes regarded the precautionary balances just as balances under transaction motive and income elastic by itself, not very sensitive to rate of interest. एक बात प्लीज ध्यान रखना, चाहे ट्रांजैक्शन मोटिव है चाहे प्रिकॉशनरी मोटिव है, कीन्स की थ्योरी में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। खाली इनकम इलास्टिक चीजें दिख रहा है ये कि भाई इनकम बढ़ते जा रही है या इनकम के साथ कैसे लोगों की डिमांड फॉर मनी कम या ज्यादा हो रही है। अभी तक प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन मोटिव में इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं करी है, ठीक है। अब करेगा। अगला क्या दिया हुआ है, और इसके लिए मैंने आपको क्या दिए हुए हैं? हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था स्पेक्यूलेटिव मोटिव थोड़ा सा ना, व्हाट शुड आई से, स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो मैंने आपको लिख कर दिया है आप उतना ही समझो बस, ओके। चलो, आपकी बुक से ही है, ठीक है, कुछ इधर उधर से कुछ बुक से देख दुखा के जो कॉमन लगा जो अच्छा लगा वही खाली डाला है, ओके। देखो स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्योंकि ना थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है इसलिए खाली लैंग्वेज आसान करने की कोशिश करिए, ऑलमोस्ट ऐसे ही पढ़ते हैं सब लोग स्पेक्यूलेटिव को, ठीक है। देखो स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है पहले देखते हैं, अपन बात करते हैं नॉर्मल। ए, स्पेक्यूलेशन क्या होता है? हाँ, स्पेक्यूलेशन क्या होता है? सट्टा, हाँ हाँ, और सट्टे का मतलब क्या होता है? मतलब पूछ रही हूँ मैं, मीनिंग। खुशी तो तुम्हारी दिख रही है मुझे, पर मीनिंग बताओ, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, खाली शेयर्स में स्पेक्यूलेशन होता है? पीछे से ऐसे ऐसे जवाब आएंगे सुन ही नहीं पाओगे तुम, कहाँ का स्पेक्यूलेशन होता है? स्पेक्यूलेशन देखो कीन्स क्या बोलता है, इंसान ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा होल्ड करना चाहता है क्योंकि उसे ट्रांजैक्शंस करना जरूरी है पर्सनल के लिए बिजनेस के लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा होल्ड करना चाहता है डेफिनेटली यार इमरजेंसीज के लिए, ओके। बोलते हैं तीसरा मकसद भी है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए भी जो लोग हैं वो पैसा होल्ड करके रखते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव स्पेक्यूलेशन की बात नहीं करेगी, ओके। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है चाहे वो कैसा भी हो, हंसने वाला रोने वाला अच्छा बुरा लीगल इलीगल, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जहां पे भी मुझे पैसा बढ़ाने की क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सीधी बात है, 2 के 4 4 के 6, ओके। जहां पर भी मुझे मेरा पैसा बढ़ाने की क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाय टेकिंग द रिस्क इज नोन एज स्पेक्यूलेशन, ओके। शेयर्स में पैसा लगा दिया आपने, ये और भी बहुत सारे तरीके हैं स्पेक्यूलेशन के, ओके। देखो बेसिकली स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी कैसे कम या ज्यादा होगा वो बताती है आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड थ्योरी, ओके। बात समझ में आ गई? ये जो तीसरा पर्पस है ना आदमी का, यह स्पेक्यूलेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए जब आदमी अपने हाथ में पैसा रखता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। पहली लाइन पढ़ो इसकी, देखो क्या लिखा हुआ है, द स्पेक्यूलेटिव मोटिव
reflects need for money for the investment opportunity. भाई मुझे ट्रांजैक्शन कर लिया, प्रिकॉशनरी मोटिव कर लिया, सब कर लिया, चलो हटाओ, अब मुझे पैसा चाहिए किसके लिए? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसके लिए मैं पैसा लिक्विड में होल्ड कर रहा हूं, दैट इज द स्पेक्युलेटिव मनी की डिमांड. ओके, बात समझ में आ गई? आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है. ओके, Keynes says speculative demand for money arises to take the advantage of investment opportunity in bonds in two forms. देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया bonds, पर bonds का मतलब आप क्या समझोगे? आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो ना, उन सबको यहाँ बॉन्ड के नाम से डिनोट किया गया है, जैसे कि शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ठीक है, उन सबको एक नाम दिया गया है, क्योंकि इतने सारे नाम बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या नाम दिया गया है? आपकी बुक में भी क्या नाम दिया गया है उसको? बॉन्ड, है ना. हर मॉड्यूल में आप कहीं से भी पढ़ लो, चाहे इस थ्योरी को, सब जगह क्या नाम दिया गया है? उसको बॉन्ड ही नाम दिया गया है. तो ये क्या बोल रहे हैं? स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी आता है ताकि बॉन्ड के द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सप्लोर करके फायदा उठा सको. ओके, क्या मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो? तो एक तो हायर इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, और दूसरा कैपिटल गेन. मुझे बताओ कैपिटल गेन क्या होता है? ये पहला वाला तो इजी है कि यार स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है मेरा? मेरा मोटिव है कि मैं मेरे हाथ में जो पैसा है ना, उसे हाथ में नहीं रख के कहाँ इन्वेस्ट कर दूं? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूं, ताकि दो तरह से मुझे फायदा मिले. एक तो हायर इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, है ना. एक तो भाई नॉर्मल जो आपकी, समझो कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो. किस में रखते हो? सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है मेरे पास, उस पर जो आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये वाला स्पेकुलेशन वाला, कि आप कहीं पर उसको क्या कर दो? इन्वेस्ट कर दो. बॉन्ड में क्या कर दो? इन्वेस्ट कर दो. तो डेफिनेटली जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट है वो क्या मिलते हैं? हायर मिलते हैं. तो एक तो मेरा ये मकसद है. दूसरा कैपिटल गेन का फायदा लेना. कैपिटल गेन क्या होता है? हाँ, क्या करना? अरे बाप रे, कैसी बातें करते हैं. कैपिटल गेन्स क्या होता है? सीधी सी सिंपल सरल भाषा में, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वो 150 हो गए, 50 रुपए का मुझे क्या मिला है? ठीक है, ओके. उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है बॉन्ड की रिडम्पशन के टाइम तक, तो वो जो आपको ये परचेज और सेल की प्राइस में जो डिफरेंस है ना, ये फायदा जो होता है, ये क्या होता है? कैपिटल गेन. और नुकसान होगा तो क्या होगा? कैपिटल लॉस. वेरी वेरी इजी, कोई ऐसे तिकड़म की बात नहीं है. ठीक है, ये क्या है? कैपिटल गेन. तो दो तरह का फायदा आदमी लेना चाहता है इन्वेस्ट करके. सेविंग अकाउंट में नहीं रखूंगी, क्या करूंगी? इन्वेस्ट करूंगी. क्यों करूंगी? ताकि मुझे क्या मिले? हायर इंटरेस्ट पेमेंट. और दूसरा मैं क्या, किसका फायदा उठा सकूं? कैपिटल गेन का फायदा उठा सकूं. देखो आगे लाइन पढ़ो, कैपिटल गेन्स ड्यू टू फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ. अब यही लाइन तुमको पूरे इसके अंदर समझनी है. देखो दो तरह की रेट्स है मेरे पास. 100 रुपए है, दो ऑप्शन है. एक तो उसको मैं कहाँ रख सकती हूँ? सेविंग्स अकाउंट में. मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, मतलब पड़ा है बस वो पैसा कहाँ पे? सेविंग्स अकाउंट में. और दूसरा उसको क्या कर सकती हूँ? इन्वेस्ट कर सकती हूँ किसी बॉन्ड के अंदर. ओके, अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तो मुझे किस रेट से इनकम आएगी? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से. जो नॉर्मल आपकी ब्याज की दरें चल रही है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उससे आपकी पैसे की बढ़ोतरी होती रहेगी. और यहां पर अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, जो भी उसका इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा जो बॉन्ड का स्पेसिफिकली, वो मुझे मिलेगा. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो ये क्या बोल रहा है. कैसे मार्केट घूमता है. प्राइस और मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड. यही थ्योरी है इसकी. बस पूरे जगह पर क्या बोलता है ये? कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड. पहले मुझे बताओ, तुमको पता है ना मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है? हाँ, ऊपर जो अभी अपन ने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, वो 100 से 110 भी होगा, 120 भी होगा, 140 भी होगा, 150 भी होगा. तो जो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया मैंने ऊपर? अभी क्या बताया? जो पैसा मेरा नॉर्मली किसी सेविंग्स अकाउंट में बेसिकली पड़ा है, उस पर जो मुझे नॉर्मल ब्याज की दरें मिल रही है, वो क्या है मेरे लिए? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है. कैसे हैं? एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वो समझ लो, समझेगा. देखो, इफ यील्ड ऑन बॉन्ड इज कितना? 15%. इट मीन्स फेस वैल्यू 1000 विल बी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑफ ₹150. मेरे पास 1000 रुपए है. कितने रुपए है बेटा? 1000 रुपए. क्या करूंगी? इसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. क्या करूंगी बेटा?
इन्वेस्ट करूंगी किसी बॉन्ड में जिसका इंटरेस्ट पेमेंट की रेट क्या है, कितने क्या लिया अपन ने यहाँ पे 15%। 15% के हिसाब से तुम्हें कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत है, 150 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 1000 रुपए पे। ओके, अज्यूम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10%, मतलब अगर सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता तो मुझे किस रेट से इंटरेस्ट मिलता, 10% से इंटरेस्ट मिलता। इट मीन्स इफ वी विल कीप 1000 इन द सेविंग अकाउंट इट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑफ ओनली ₹100। अभी तक कोई इशू है एग्जाम्पल के अंदर, वहां से तो 150 मिलेगा, अगर मैं पड़े रखूंगी सेविंग अकाउंट में तो कितना मिलेगा मुझे, 100 रुपए मिलेगा। या दूसरी भाषा में वन कैन से to earn ₹150 from saving account people will need to keep 1500 in account whereas same 150 are earned in bonds with ₹1000। आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, आप उल्टा भी कह सकते हो, मतलब कि अगर आपको 150 कमाना ही है तो सेविंग्स में कितना रखना पड़ेगा, 1500, लेकिन अगर वही आपको 150 बॉन्ड्स में कमाना है तो खाली कितना रखना पड़ेगा, हाँ, तो मुझे कितने पैसे कम ब्लॉक करने पड़ रहे हैं ना मेरे। ओके, उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, सिंपल सी बात है, क्या रिजल्ट निकलेगा इस बात का, लोग क्या करेंगे, ज्यादा कहाँ रखूं, लोग ज्यादा बॉन्ड्स में, अभी नीचे का पढ़ो ही मत तुम, तो खुद बताओ, चेन चलाओ, ये लोग ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो बॉन्ड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी तो फिर बॉन्ड्स की प्राइसेस भी बढ़ेगी। प्राइसेस का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जितना मुझे सेविंग्स अकाउंट पर, जितना मेरी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कम रिटर्न देगी, जितना मुझे सेविंग्स अकाउंट पर कम पैसा दिया जाएगा, उतना ही ज्यादा लोग कहां मूव करेंगे, बॉन्ड्स के टुवर्ड मूव करेंगे। जितना बॉन्ड्स के टुवर्ड मूव करेंगे उतनी बॉन्ड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और उतनी ही उसकी प्राइसेस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड में कैसा रिश्ता हो गया, बोलो, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मानो 10% थी, 10% थी ना, अभी 9 हो गई, लोग और ज्यादा कहां जाएंगे, बॉन्ड की तरफ। 8 हो गई, लोग और ज्यादा कहां जाएंगे, बॉन्ड की तरफ। जैसे जैसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा लोग कहां जाते जाएंगे, और ज्यादा बॉन्ड्स की तरफ, बॉन्ड की वैल्यू को बढ़ाते ही चले जाएंगे। इसीलिए क्या बोला है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बात समझ में आ गई, क्या क्या बोला है, क्यों बोला है, चलो ये लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जैक्टली। पीपल विल कीप मोर मनी इन बॉन्ड्स rather than keeping in savings account, resulting in the rise in demand for investment in bonds, rise in prices of bond till it comes to ₹15। जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाता ना, वो 1000 से 1500 उसकी प्राइस नहीं पहुंच जाती, जहां पे अपने को इक्वल इंटरेस्ट रेट मिल रही थी, ठीक है, तब तक उसकी प्राइसेस बढ़ती ही जाएंगी। ओके, उसके बाद कंक्लूजन क्या है, speculative demand for money is inversely related to the rate of market interest। बात समझ में आ गई, जो आपके ब्याज की दरें हैं मार्केट की, उससे इनवर्स रिलेशनशिप है आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी का। किसका, हाँ, जो पैसा मुझे फेंकना है स्पेक्यूलेशन में, बेसिकली इन्वेस्ट करना है। ओके ओके, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, लोअर द रिटर्न ऑन सेविंग्स अकाउंट, हायर द डिमांड फॉर मनी फॉर बॉन्ड। ये मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, 10 से 8, 8 से 7, 7 से 6, उतना ही ज्यादा डिमांड फॉर मनी फॉर बॉन्ड्स बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसका मतलब स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी विल राइज इन 2 केसेस। डिमांड फॉर मनी सिर्फ 2 ही केस में बढ़ेगा, पहला तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरती जाए गिरती जाए गिरती जाए, दूसरा दूसरा एक और है, इफ प्राइस ऑफ बॉन्ड्स आर लाइकली टू इंक्रीज, है ना, अगर लोगों को किसी भी कारण से लगता है कि ये बॉन्ड तो 100 से उछलकर 200 होने वाला है, वो बॉन्ड को खरीदेंगे ही। यार ऑब्वियस ही बात है यार, तुम्हें पता है कि इस चीज की प्राइस बढ़ने वाली है, तो कोई भी आदमी उस चीज को खरीदने की ही इच्छा करेगा। तो 2 चीजों में प्राइस बढ़ेगी, एक तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जाए क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन है, और दूसरा लोगों को कोई भनक मिल जाए कि इसकी प्राइस किसी भी कारण से बढ़ सकती है, तो भी लोग बॉन्ड्स को खरीदेंगे और उसका जो प्राइस डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई, देखो, लेकिन ये आपका स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है, बहुत इजी भाषा में यही होता है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, सिल्वर गोल्ड टाइप में अपन बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, गोल्ड अभी मानो 50,000 हो गया, अभी तो बहुत है, ठीक है, किसी टाइम पे 30 था, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया। ओके, अब सबको पता है कि यार ऊपर ही जाएगा डेफिनेटली, लेकिन ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब लोग क्या बोलते हैं, एक बार ना इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे आएगा,
फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है 5 साल बाद, 5 महीने बाद, लेकिन एट प्रेजेंट इस अमाउंट से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे दिवाली के आसपास क्या होता है ना, प्राइसेस बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं दिवाली से पहले, लेकिन फिर क्या बोलते हैं अपन, रुको अभी मत खरीदना, अभी गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे, क्योंकि इससे ऊपर इसका प्राइस अभी नहीं जा सकता। इससे एक पॉइंट पर आके क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है किसी भी चीज का, यार इससे ऊपर नहीं जाएगा। लोग अंदाजा लगाने लग जाते हैं गोल्ड के अंदर, अरे कितना यार, शादी ब्याह का जो सीजन होता है बेसिकली, उसके अंदर लोग कितना वेट करते हैं कि यार अभी प्राइसेस बहुत हाई है, तुम 10 दिन रुक जाओ, धनतेरस के 2 दिन पहले तुम देखना प्राइसेस नीचे जाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर एक बार प्राइस नहीं जा सकता। तो उस मोमेंट पर लोग उसको खरीदना क्या कर देंगे, एक बार डेफिनेटली लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर मैंने इतनी हाई प्राइस पे इसको खरीदा तो कल इसकी प्राइस इससे हाई मुझे नहीं मिलेगी, और इससे हाई नहीं मिलेगी इसका मतलब मुझे कल नुकसान ही होने वाला है। अगर आज तुमने हाईएस्ट पीक प्राइस पर कोई चीज खरीदी है तो यार वो उससे ऊपर जा ही नहीं सकती, तो कल जब मार्केट खुलेगा तो तुमको क्या होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्राइसेस तो गिरेगी गिरेगी, इसलिए वहां पर लोग उस चीज को नहीं खरीदते। दैट इज द लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को अपन, लिक्विडिटी ट्रैप। क्लियर, ये लिक्विडिटी ट्रैप है, ये अब ये हो गया, लॉक हो गया यहाँ पे, इससे ऊपर इसकी प्राइस नहीं जाने वाली, इससे ऊपर मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मुझे नुकसान ही होगा, इसलिए वो पॉइंट पर आके सैचुरेशन आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हो। ओके, एक बार यहाँ से पढ़ो फिर वहां से पढ़ाऊंगी लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप अपन नॉर्मली बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार इजी लैंग्वेज में यहाँ से पढ़ लो। स्पेक्यूलेशन वाला आपको इधर से ही पढ़ना है, बस बहुत इधर से पढ़ लो। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, इसका मतलब सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम है, और बॉन्ड प्राइसेस आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई हो चुका है भैया बॉन्ड की प्राइसेस, देन नाउ नो वन विल एक्सपेक्ट इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस बियॉन्ड दिस पॉइंट। अब हर एक आदमी को पता है कि बॉन्ड की प्राइसेस इस पॉइंट से ऊपर तो नहीं जाएगी किसी भी हालत में, हेंस बाइंग न्यू बॉन्ड्स एट दिस प्राइस विल ओनली रिजल्ट इन द कैपिटल लॉस। इतनी हाई प्राइस पर बॉन्ड्स को खरीदना सिर्फ और सिर्फ नुकसान की तरफ ही आपको लेकर जाएगा, बिकॉज, अच्छा हिंदी में भी लिखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज अब तो प्राइस नीचे ही जाएगी, क्योंकि लोगों को अंदाजा लग जाता है इस बात का, हेंस पीपल विल कीप द मनी इन, बातें नहीं, बिकॉज so people will keep the money in savings account assuming market rate of interest will rise soon। देखो लोग कैसे लिंक बना रहे हैं, लोगों को पता है ये बॉन्ड की हाईएस्ट प्राइस है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा मतलब लोग परचेज करना उसको एक बार के लिए बंद कर देंगे। अगर लोग परचेज करना बंद कर देंगे तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस भी कम और ज्यादा होंगी, उसकी कम होगी तो इनवर्सली रिलेटेड है, किसकी बढ़ेगी, तो लोग अभी क्या करेंगे, सेविंग्स अकाउंट में पैसा ज्यादा रखेंगे, ऐसे ये साइकिल घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा चार्ट भी बनाया हुआ है, आपकी बुक में है एक्चुअली चार्ट, इसलिए यहाँ पर बनाया। ये आप मानो ये क्या है, इधर वर्टिकल पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और नीचे क्या है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप है, जितनी ज्यादा ये बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा वो कम होता जाएगा, और वाइस वर्सा। एक पॉइंट पर आकर ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट हो जाएगा ये ग्राफ। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग की जगह कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट आ गया है, लिक्विडिटी ट्रैप का पॉइंट आ गया है। अब अगर आप इसको बुक से देखते हो, पढ़ लो, तुमको आ जाएगा अभी समझ में, वो कोई बात नहीं है उसमें से। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, स्पेक्युलेटिव मोटिव हो गया है, डोंट वरी, ठीक है। चलो, आपकी बुक में ना स्पेक्युलेटिव मोटिव में दो और शब्द दे रखे छोटे छोटे से, एक क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रिटिकल या नॉर्मल का मतलब होता है कि यार एवरेज सेविंग्स अकाउंट में कितना ब्याज का दर मिलता है, और करंट का मतलब है अभी कितना मिल रहा है। ठीक है, तो वो दो शब्द हल्के से और दे रखे हैं, बाकी जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो इस बात से डिफाइन होता है जो अपन ने यहाँ पर करा हुआ है। थ्योरी क्या है स्पेक्युलेटिव डिमांड की, दैट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। ओके, बात समझ में आ गया, थ्योरी यही है, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। ओके, आप जितनी बुक्स पढ़ोगे ना इस थ्योरी को लेकर, आपको उतनी ही अलग अलग भाषाओं में ये थ्योरी बेसिकली देखने को मिलेगी। कंक्लूजन तो वही मिलेगा क्योंकि अगले ने बोला तो वही है, लेकिन बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, पर आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि क्यों बोल रहा है, आप रट भी सकते हो।
ठीक है, लेकिन हल्का सा बेसिक्स पता होते हैं ना अपने को तो रटने में भी आसानी होती है और अच्छा लगता है वो काम करना भी। ठीक है, तो रीजन मैंने बता दिया कि कहना क्या चाह रहा है, आपके पास नोट्स मैंने दे दिए हैं, वो पढ़ते रहना और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ये तो पढ़ो, चलो कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप आपकी बुक से पढ़ेंगे। पढ़ना ना यार कोई, नहीं मैं ही पढ़ती हूँ क्योंकि फिर तुमको कहाँ आवाज ऊंची करनी नीचे करनी है तुमको समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी does not increase the interest rate income and hence does not stimulate economic growth। क्या बोला पहली लाइन में कि भाई एक ऐसी पॉलिसी है, सॉरी एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कितनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा दो, ठीक है, कितना ही खर्चा कर दो, कितना ही कुछ भी कर दो, लेकिन अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जब ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ना इनकम बढ़ेगी और ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि सब चीजें क्या हो गई है, स्ट्रेट हो गई है, सैचुरेटेड हो गई है, बस हो गया यार, इससे ज्यादा कुछ भी होने इंक्रीज नहीं वाला। लिक्विडिटी ट्रैप इज द एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सट्रीम का मतलब है पीक पॉइंट है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का। It is a situation in which general public is prepared to hold on whatever amount of money is supplied at the given rate of interest। हर आदमी पैसे को होल्ड ही करके रखेगा चाहे कोई सा भी इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा हो। ठीक है, उसको पता है क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे क्या होने वाला है, घाटा ही होने वाला है। they do so because the fear of adverse event like deflation वगैरह बहुत ज्यादा होता है। In that case, a monetary policy carried out through an open market operation has no effect on either the interest rate or level of income। In liquidity trap, the monetary policy is powerless to affect the interest। बार बार क्या बोल रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी पॉलिसी क्या हो जाती है, पावरलेस हो जाती है इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे करने के अंदर, मतलब वो और नहीं बढ़ा सकती इंटरेस्ट रेट को कभी भी। There is a liquidity trap at short term 0% interest rate। When interest rate is zero, public would not want to hold any bond since money which also pays 0% interest। यार जब मुझे पता है कि जो अमाउंट पे मैंने सामान खरीदा है, बॉन्ड खरीदा है, अब फ्यूचर में उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होने वाला है, जीरो, मतलब मुझे और कोई बढ़ोतरी वाला काम नहीं होने वाला, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं मेरे कहाँ रख लूंगी, सेविंग अकाउंट में पैसा रख लूंगी। माना कि वहां से भी क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, लेकिन मैं फालतू में वहां इन्वेस्ट क्यों करूंगी रिस्की चीज के अंदर। In other words, investor would maintain cash savings rather than hold bonds। सीधी सी बात है। The speculative demand becomes perfectly elastic with respect to interest rate and speculative money, and the demand curve become parallel to the x-axis, है ना, वो जो डाउनवर्ड जा रहा था ना वो कैसा हो गया, लिक्विडिटी ट्रैप के बाद पैरेलल हो गया है। This situation is called the liquidity trap। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप बोला जाता है। पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। देखो, द लिक्विडिटी ट्रैप इज सिनोनिमस विद द इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कोई भी पॉलिसी लगा दो सब कुछ क्या है, इनइफेक्टिव है। ये आपका लिक्विडिटी ट्रैप है। अब आगे 1 मिनट हल्का सा बीच में गैप रख रहे हैं, ओके, उसके दौरान क्या करेंगे, आपका जो आगे का जो पोर्शन है ना आपकी बुक में, अगर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है अभी, ये आपकी थ्योरीज है सारी की सारी। अब जो थ्योरी आएगी ना वो पोस्ट किन्सिंस थ्योरीज आएगी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ तुमको खाली नाम। पोस्ट किन्सिंस डेवलपमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, कि भाई इन भाई साहब के बाद भी कुछ थ्योरीज ऑफ डिमांड है। अगर मैं इंटर का सिलेबस देखूं तो यहीं तक की थ्योरीज थी। हाँ, ये आपके इंटर का चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जो आपके कोर्स में ऐड कर दिया गया है इस बार। ये लास्ट टाइम तक हम इंटर में पढ़ते थे इकोनॉमिक्स के अंदर, बहुत खतरनाक चैप्टर है ये। ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, ओके, उनके लिए उनको तो लिखना पड़ता है पूरा स्पेक्यूलेटिव और ये सब, लेकिन यहीं तक था पोस्ट किन्सिंस। लेकिन अब फाउंडेशन में इन्होंने 4 थ्योरी और ऐड करी है इसके अंदर, ठीक है, जिसका नाम है इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, जो अपन अभी नहीं करेंगे। दूसरा नाम है फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी, बहुत इजी है, करेंगे। द डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क, और लास्ट है टॉबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन। तो इसमें से 4 थ्योरी एडिशनल में है, चारों में से 3 अभी अपन करेंगे, एक मैं स्किप कर रही हूँ मतलब करवाऊंगी जरूर, लेकिन इस चैप्टर के साथ नहीं, कभी आगे, ओके। एक थ्योरी अपन एक बार होल्ड पे रख रहे हैं, आप उस पर लिख देना चाहे होल्ड पे, ठीक है। इसके नोट्स मैंने अभी आपको दिए क्यों नहीं है, चाहे मैं दे दूंगी अगर तुम्हें चाहिए हो तो, क्यों, क्योंकि ये अपन एग्जैक्टली कहाँ से करेंगे, हाँ, ओके, ये अपन एग्जैक्टली मॉड्यूल से करेंगे, कुछ कट शॉट नहीं है इसके अंदर मेरे पास, तो इसको अपन एग्जैक्टली जो है बुक में मॉड्यूल में वैसा ही करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं दिया है शॉर्टकट करके, ओके। इफ यू वांट मैं प्रिंट करा के आपको, चाहे वो 2 पेज है, 2 पेज की थ्योरीज है, मैं दे दूँ।
पर दिया क्यों नहीं मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मैंने उसका कोई नोट्स नहीं बनाया है, जो है उतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट शॉर्ट दे रखा है, कुछ भी नहीं है, 2-2 पैराग्राफ दे रखे हैं हर चीज के। देखो आई नो कि ये इतनी थ्योरीज पढ़ना थोड़ा सा कैसा है, बर्डन डे, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग एंड वाज मेकिंग नोट्स, तो मुझे भी लगा कि यार इतना ही बहुत था, पोस्ट किंजल्स देने की नीड नहीं थी इस लेवल पर, लेकिन अब दिया है तो कोई अपने पास उपाय किसी भी चीज का नहीं है ना, अपन हेल्पलेस है इस चीज के अंदर, इनइफेक्टिव पॉलिसी है अपनी, लिक्विडिटी ट्रैप आ गया है अपना, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं बस, ऐसे है। अब बोल रहे 3 बार एग्जाम लगेंगे, क्या चाहते हैं पता नहीं, क्या मकसद है इनका, क्या लगता है तुम्हें, चलो डिबेट करते हैं अपन, क्या मकसद है इनका बताओ। हम्म, क्या मकसद है बेटा। और बहुत 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 ऑडिट प्रोफेशन पे तो बहुत बहुत मारा मारी है। एक सेकेंड, ना एक सेकेंड, क्या है आई सी, तुम चलो करो, 1 मिनट का ब्रेक है। तुम न्यू सिलेबस का एग्जाम दे रहे हो ना भाई, आई थिंक यही पढ़ाना पड़ेगा।